फिर से स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी पे। आज की क्लास में हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे और मौर्योत्तर काल में कौन कौन से वंश थे, साम्राज्य थे वो, और उसके बाद जो विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में हम जानेंगे। इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। सिंपली पूछा जाएगा कि किस साम्राज्य का संस्थापक कौन था या अंतिम शासक कौन था, या कौन कौन से किस किस टाइम पे आए, एक क्रम पूछा जाता है। या फिर पूछा जाता है कि भारत में पहला विदेशी आक्रमण के बाद जो मौर्योत्तर काल में जो आक्रमण हुए उसमें पहले आक्रमणकारी कौन थे, हिंदू यूनानी थे, है ना, यवन बोला गया, और फिर आपके शक आए, फिर कुछ आपके पहलव आए, फिर आपके कुषाण आए। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य काल के बारे में, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, जिनके प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य। फिर हमने बताया किस तरीके से बिंदुसार आया, उसके बेटे था सुसीम और अशोक। अशोक के बारे में पढ़ा कि उसने किस तरीके से अपने 99 भाइयों का वध करके अशोक सत्ता पे बैठा, और किस तरीके से कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है और जो बहरी घोष की जो नीति होती है उसको त्याग के वो धम्म की नीति को अपनाता है। फिर धम्म की नीति के लिए वो जनता को आदेश देता है और अपने 14 शिलालेखों को लिखवाता है। शिलालेख क्या बताए थे मैंने कि सरकार राजा के द्वारा अपने आदेशों को जनता को बोलने के लिए एक माध्यम, जैसे पत्थरों पे लिखा गया, स्तंभ लेख थे, दीवार खंबे पे लिखे गए, गुहा लेख थे, गुफाओं में लिखे गए। फिर हमने अशोक की पॉलिसीज के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि मौर्य काल का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमुत्ति शुंग के द्वारा की गई और उसने शुंग वंश की स्थापना की। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। और पहले हम एक सीक्वेंस लिख लेते हैं कि मौर्योत्तर काल में कौन कौन से वंश आए या कौन कौन से आक्रमण हुए। चलिए पहले उसके बारे में लिखें। तो मौर्योत्तर काल क्या है, पोस्ट मौर्य पीरियड है। मौर्य के बाद का जो काल है गुप्तोत्तर से, गुप्त काल से जो पहले बीच का टाइम है, गुप्त से पहले और मौर्य के बाद, तो उस पीरियड को बोला गया मौर्योत्तर काल। तो इसमें कौन कौन से शासन के बारे में पढ़ेंगे, पूछा जाता है आपसे। पहला आए शुंगवंश, शुंगवंश आएगा पहले। फिर आपके आएंगे कर्णवंश, ठीक है। फिर इसके बाद आपके आते हैं कर्णवंश के बाद आपके सातवाहन, सातवाहन वंश, ठीक है। इस पीरियड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, सिंपली पूछा जाता है कौन क्या कैसे था, बस। इसके बाद इसी टाइम पीरियड में आपका विदेशी आक्रमण हुए। तो पहले आक्रमण किसने किया, हिंद यवन शासक, या इनको इंडो ग्रीक बोला गया, इंडो ग्रीक, ठीक है, पहले ये आए। इसके बाद आपके शक आए, शक के बाद आपके आए पहलव, और पहलव के बाद आपके आए कुषाण। तो हम बेसिक मेनली 3 वो 4 ये 7 शासन के बारे में पढ़ेंगे। इन 7 डायनेस्टी या छोटे छोटे साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि इन सातों ने मिलकर किस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड पे मौर्योत्तर काल में शासन किया, या किस तरीके से एक दूसरे को हराते गए और सत्ता में आते गए। ये सब एक क्रम है प्राचीन भारत के इतिहास को समझने का। अशोक मौर्य हर्यक वंश से स्टार्ट हुआ, जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपद के उदय से लेके जो मगध साम्राज्य, मगध के बाद जो छोटी छोटी डायनेस्टी आई, मगध में हर्यक वंश आया, आपका नाग वंश आया, नंद वंश आया, उसके बाद मौर्य साम्राज्य आया, फिर मौर्य के बाद आपके शुंग, कर्ण, सातवाहन, और उसके बाद आपके हिंदी यवन, शक, पहलव और कुषाण। ये एक सीक्वेंस है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्त के बारे में और गुप्तोत्तर के बारे में। फिर उसी के बाद एक क्लास रहेगी आपकी दक्षिण भारत में जो शासन थे, संगम वंश था, जैसे चोल, चेर, पांड्य, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग मिडिवल पे जाएंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं शुंग काल से। चलिए, तो शुंग वंश के बारे में अगर हम बात करें तो शुंग वंश, इसका टाइम पीरियड बताया गया है 185 से लेके 73 BC तक। आपको
टाइम पीरियड याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपसे टाइम पूछा ही नहीं जाएगा। बस ये पूछा, सीक्वेंस पूछा जाता है जनरली इस वाले पोर्शन से कि कौन शासक था, कौन साम्राज्य था, कौन अंतिम शासक था। बस इतनी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो ज़्यादा डिटेल जाना नहीं है। तो इस वंश का संस्थापक आपको पता होगा कौन है भाई? संस्थापक है शुंग वंश के आपके पुष्य मित्र शुंग। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अब इसने क्या किया, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या की। ठीक है, बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो पहली बात तो यही पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य अंतिम शासक की हत्या की? आपके बृहद्रथ की हत्या की। ये इसका सेनापति था, हत्या करके सत्ता पे आता है और संस्थापक बनता है पुष्यमित्र शुंग। अब इसके बारे में इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, कभी को पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसने अपनी राजधानी बनाई विदिशा। विदिशा कहाँ है बेटा? मध्य प्रदेश में विदिशा राजधानी बनाई। इनकी भाषा संस्कृत थी, भाषा संस्कृत। अब आपको पुष्यमित्र शुंग के बारे में क्या याद रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये, पहला, इसने ब्राह्मण धर्म का उदय किया। इस टाइम पीरियड को बोला गया वैदिक पुनर्जागरण का युग। पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड को बोला गया वैदिक पुनर्जागरण। वैदिक पुनर्जागरण का काल बोलिए या फिर युग बोलिए। ठीक है, पूछा जाता है किस शासक को या किस वंश को वैदिक पुनर्जागरण के उदय का काल बोला गया, पुनर्जागरण बोला गया? तो शुंग काल में वैदिक युग का, वैदिक धर्म का फिर से उदय हुआ, ब्राह्मण धर्म को अपनाया, इसलिए भागवत धर्म को अनुयायी माना गया। इसको बताया गया इसने भागवत, शुंग काल भागवत धर्म को अपनाया। इसी में मैं जब आगे पढ़ाऊंगी आपको इन हिंदू यूनानियों के बारे में बताऊंगी, ग्रीक शासकों के बारे में, तब मैं बताऊंगी कि एक शासक था एंटियालकीड्स, हिंदू यूनानी शासक एंटियालकीड्स। आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ बोल दे रहे हैं कि हिंदू यूनानी एंटियालकीड्स अपने दरबार में उसके शुंग शासक भागभद्र या भागवत बोला गया, उसका नाम भागभद्र के शासनकाल में अपना एक दरबारी हेलियोडोटस को भेजता है। हेलियोडोटस विदिशा में आके एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है, जो गरुड़ स्तंभ भगवान विष्णु के लिए स्तंभ को समर्पित है। इससे पता चलता है कि शुंग काल में भागवत धर्म का प्रचलन था, या भागवत धर्म के मानने वाले ज़्यादा लोग थे। इस युग में क्या हुआ, ब्राह्मण धर्म का पुनरुदय हुआ। और इसने पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा गया इंपॉर्टेंट कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ कोई बताएगा? अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है मेनली कि राजा के द्वारा अश्वों को, घोड़े छोड़े जाते। जैसे आप लोगों ने अगर रामायण देखी होगी तो याद होगा कि राम जी अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो घोड़ों को छोड़ते हैं, तो किसी की भी राज्य की हिम्मत नहीं होती उन घोड़ों को पकड़ ले। मतलब एक संकेत होता है कि अगर कोई राजा के द्वारा छोड़े गए घोड़े को पकड़ेगा, जिस एरिया में जा रहा है, अगर वहाँ के शासक ने पकड़ा तो इसका मतलब उसको उसकी सत्ता स्वीकार नहीं है और युद्ध होगा। इस टाइप का एक अवधारणा थी। तो अगर जहाँ से निकल गया मतलब उस राज्य ने छोड़े गए राजा की अधीनता स्वीकार कर ली। वही जब राम जी के द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता है तो उनके बेटे लव को उस अश्व को पकड़ लेते हैं, फिर हनुमान जी आते हैं और युद्ध होते हैं। वो सब कहानी वही अश्वमेध यज्ञ है कि इसमें राजा अपनी शौर्यता या वीरता या अपने क्षेत्र विस्तार की नीति के तहत अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। और इनके दरबार में अगर एक चीज़ और याद रखें कि इनके दरबार में कवि राज दरबारी थे, इनके गुरु पतंजलि, राजकवि बोलेंगे पतंजलि जी हैं। इन्होंने क्या लिखा है? योग शास्त्र की रचना की है। पूछा जाता है पतंजलि ने क्या लिखा है? योग शास्त्र। ये वही पतंजलि हैं जिन्होंने योग दर्शन दिया है। क्या दिया है इन्होंने? योग दर्शन। जो आपके 6 दर्शन है ना, सांख्य, गौतम, न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने दिया, पतंजलि ने योग दर्शन दिया, सांख्य ने आपके
वैशेषिक ने, कणाक ने अलग अलग दर्शन दिए। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ा, सॉरी, कि उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की, फिर एक शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश में क्या हुआ कि ब्राह्मणवाद का उदय हुआ और इस युग को द्वितीय वैदिक युग का पुनर्जागरण काल कहा गया। और इस काल में इनके दरबार में ये आपके पतंजलि थे, जिन्होंने क्या योग शास्त्र लिखा, योग दर्शन की रचना लिखा इन्होंने। फिर इसी काल में इनका बेटा होता है अग्निमित्र। इसके बाद एक शासक आता है अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एक शासक होता है, उसी के बगल का यज्ञदत्त। यज्ञदत्त की बहन होती है मालविका। तो मालविका से इसका प्रेम प्रसंग होता है। मालविका मालविका से इसका प्रेम होता है, तो युद्ध होता है। तो इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में गुप्त काल में जो एक दरबार में कवि हुए कालिदास का एक बुक है उनकी, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि बाई चांस पूछा गया कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में किस वंश के शासक का उल्लेख किया गया है, तो मालविकाग्निमित्रम में यह है अग्निमित्र और इनकी प्रेमिका मालविका का उल्लेख है। तो ये अग्निमित्र किस वंश का हो गया आपका, शुंग शासक। ये यहाँ पे बस ये याद रखना था कि मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास ने लिखी है बुक, कालिदास द्वारा लिखी है, इस बुक में जिस अग्निमित्र का उल्लेख है या मालविका का उल्लेख है वो किस वंश से संबंधित थे, आपके शुंग वंश से। जबकि जो कालिदास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल में कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय के कौन थे, दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, ये सब पढ़ा। अब इस वंश का एक अंतिम शासक हुआ है आपका देवभूति, ये आपको याद रखना है। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने। अंतिम शासक है आपका देवभूति। तो देवभूति के बारे में इतना ही है कि अंतिम शासक है। फिर इसके बारे में आता है आपका नेक्स्ट वंश कर्ण वंश। तो कर्ण वंश का संस्थापक है आपका वासुदेव, वासुदेव ने क्या किया, ये आपका जो देवभूति था ना, देवभूति की हत्या कर वंश की स्थापना की। ठीक है, तो एक दूसरे की हत्या करके अगला वंश स्थापित हो रहा है। तो कर्ण वंश के बारे में आपको यही जानना है कि इन्होंने देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। इनकी भी राजधानी विदिशा थी और इस वंश का अंतिम शासक था आपका सुशर्मन। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। मैंने जैसा कि अभी बताया है, मौर्योत्तर काल में छोटे छोटे डायनेस्टी आई हैं, शुंग, कर्ण, सातवाहन, फिर आपके आक्रमण हुए। तो इन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। संस्थापक, अंतिम शासक बहुत ज्यादा हुआ, कुछ अच्छी उपलब्धि हुई तो पूछ लिया गया। तो आपको यहाँ बस कर्ण वंश के बारे में इतना जानना है कि संस्थापक वासुदेव है और अंतिम शासक सुशर्मन है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट वंश आता है आपका सातवाहन। इनको बोला गया आंध्र सातवाहन। ठीक है, इनके बारे में बताया चलता है कि इन्होंने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, इतना याद रखें, शासन किया। इनने अपनी राजधानी बनाई, पहले ये सब लिख लेते हैं फिर हम बताएंगे संस्थापक कौन था। राजधानी इन्होंने अपनी बनाई प्रतिष्ठानपुर बोलते हैं। प्रतिष्ठान कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पे, गोदावरी नदी के पास। ठीक है, यह राजधानी बसी। अब इस वंश के जो संस्थापक है, संस्थापक के बारे में आप लोगों को याद रखना है। संस्थापक हैं आपके सिमुक, और सिमुक ने क्या किया आपका, उनकी जो परंपरा रही है पहले वाले शासक को मारो फिर खुद सत्ता पे बैठो, बताया ना अभी। तो इसने क्या किया, कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मन,
की हत्या कर दी। ठीक है बेटा, तो सुशर्मन की हत्या करके आंध्र सातवाहन के संस्थापक सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। इनका क्या बारे में जाना जाता है कि इन्होंने लगभग 300 साल शासन किया, राजधानी प्रतिष्ठानपुर बसाई और अलग अलग उपाधियां धारण ली। इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा चीज़ें है नहीं, पूछा जाता है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सिमुक याद रखेंगे। एक्चुअली इस वंश के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और है, ये बहुत अंधकार वाला टाइम पीरियड था। तो सातवाहन टाइम में बहुत सारे राजा हुए, 23-24 आई थिंक बहुत सारे राजा हुए हैं, इनके बारे में विवरण नहीं मिला है, बीच में सब कुछ खाली है कि कौन आया क्या हुआ। तो इसी टाइम का एक राजा है, एक प्रसिद्ध हाल है, एक शासक इसके टाइम के सातवाहन राजा हुए हैं। एक हाल के बारे में आपको याद रखना है बस चीजें। हाल शासक हुआ, इसने एक बुक, ये बहुत बड़ा संस्कृत का ज्ञाता था, बहुत बड़ा विद्वान था, कवि था, तो इसने एक बुक लिखी थी गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती पूछा जाता है, गाथा सप्तशती किसकी रचना है, हाल की। अब हाल के बाद एक 23वें नंबर का शासक हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी, ठीक है बेटा, तो सातकर्णी के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा जानना है कि सातकर्णी ने द्वितीय, इसको बोला गया गौतमीपुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। मतलब एक इससे पहले तक के जो शासक थे 22-23 रहे जो भी, उस टाइम में जो आपका सातवाहन वंश था क्षीण अवस्था में पहुंच गया था, वो निम्न अवस्था में पहुंच गया था। फिर से एक प्रतापी राजा आया गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसने इस साम्राज्य को फिर से एक ऊंचाइयों पे पहुंचाया। तो इसके बारे में इसकी उपाधियां मिलती हैं, इसको बोला गया अद्वितीय ब्राह्मण। अद्वितीय ब्राह्मण पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे कि अद्वितीय ब्राह्मण कौन था, या इसकी उपाधि थी एका ब्राह्मण। एका ब्राह्मण, ठीक है, और इसने वेद कटक उपाधि धारण की। ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम में कि अद्वितीय ब्राह्मण किस शासक को कहा गया है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। अभी सातकर्णी गौतमीपुत्र, जिसकी माँ का नाम है वल्लश्री। वल्लश्री का एक अभिलेख है, नासिक अभिलेख है, उसमें इसके बारे में जानकारी पता चलती है कि इसने किस तरीके से शासन किया, और इसने अपनी माँ के साथ मिलकर सम्मिलित रूप से शासन किया। तो पहली बार सातवाहन टाइम में एक महिला के साथ सत्ता पे बैठने का साक्ष्य मिले। लेकिन ये समाज कैसा था, यहाँ पे पितृ सत्तात्मक समाज था। लेकिन पितृ सत्तात्मक समाज तो पितृ सत्तात्मक है, लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में फिर इसके आगे भी जो शासक आए उनसे पता चला कि इस टाइम में जो महिला होती थी वो भी राज सत्ता में बैठती थी, ये संयुक्त संचालन करती थी, ये पता चला। और इस टाइम में और चीज पता चलती है कि इस बल्लवी के बाद अभिलेख से ये बहुत प्रतापी राजा था, इसने शक शासकों को के साथ युद्ध किया, बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब उनके बराबर की टक्कर दी। और यहाँ पे एक चीज़ और हम याद करेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद, एक शासक है यहाँ पे यज्ञश्री। यज्ञश्री के बारे में आपको जानकारी याद करनी चाहिए कि इसके टाइम पीरियड में इसने ना जलयान वाले चित्र के सिक्के चलवाए थे। जलयान के चित्र वाले सिक्के। तो ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि किस सातवाहन शासक के द्वारा जलयान अंकित सिक्के चलवाए गए, तो यज्ञश्री सातकर्णी का नाम याद रखेंगे। इससे क्या जानकारी पता चलती है कि जलयान के चित्र छप रहे हैं, इसका मतलब उनका जो व्यापार है समुद्री मार्ग से भी हो रहा है, उनको डकयार्ड्स की नॉलेज है, समुद्र की नॉलेज है, व्यापार बाहर भी जा रहा है। अब समुद्र मार्ग से हो रहा है तो भारत के अंदर तो होगा नहीं ना ट्रेड, बाहर जा रहा है, तो मतलब क्या समझ में आएगा, भारत का व्यापार इस समय बाहरी देशों के साथ होता था। इस सातवाहन काल में एक चीज और याद रखेंगे, आपको जानना चाहिए कि सातवाहन वंश में ही पहली बार शीशे के सिक्के चलवाए गए। शीशे के सिक्के चलवाए।
सातवाहनों ने सबसे पहले सीसे के सिक्के चलवाए, आपको याद रखना, जलयान के सिक्के चलवाए, और इनमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया, एका ब्राह्मण कहा गया, बेट कटक कहा गया, गाथा सप्तशती हाल ने लिखी, इतना बहुत है। और इसके संस्थापक कौन है? आपके सिमुख हैं। इस तरीके से हमने अभी तक मौर्योत्तर काल के शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग से लेके अंतिम शासक देवभूति, फिर कर्ण वंश के वासुदेव से लेके हमने आपका सुशर्मन, फिर हमने सातवाहन वंश में सिमुख से लेके आपके यज्ञदत्त के बारे में पढ़ा। इसके अंतिम शासक के बारे में उल्लेख मिलता है कि विजय नाम का एक व्यक्ति था जो अंतिम शासक था, और इसके बहुत ज़्यादा प्रमाण मिले नहीं हैं। अब इसके बाद का टाइम पीरियड में क्या हो रहा है मौर्योत्तर काल में कि विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण हुए। अगर आपको मौर्य काल में याद आ रहा हो, सिकंदर आया था, सिकंदर से पहले भी एक और यात्री दारा आया था आपको, है ना, लेकिन अब वो सिकंदर का टाइम पीरियड हटा दिया जाए तो उसके बाद जब इसमें भारत में अटैक हुए हैं तो इसमें पहला कौन आया है आपका? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक आए हैं पहले, क्रम पूछा जाता है। नेक्स्ट आए आपके शक, नेक्स्ट आए पहलव, और लास्ट आए आपके कुषाण। ये सीक्वेंस आपको पता ही होना चाहिए कि भारत में, प्राचीन भारत में अटैक, मौर्योत्तर काल में जो हमले हुए, बाहरी शक्तियों ने जो हमला किया, अटैक किया, साम्राज्य स्थापित किया, उसमें पहला सीक्वेंस क्या था? इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि इंडो ग्रीक आए आपके मध्य एशिया वाले प्रांत एरिया से आए, आपके यवन कहलाए। तो इंडो ग्रीक के बारे में अगर हम पढ़ें, इंडो ग्रीक के बारे में, तो ये क्या था? हिंद यूनानी, हिंद यवन, सॉरी, हिंद यवन शासक बोला गया, या फिर इनको बैक्टीरियन, बैक्टीरिया, बैक्टीरियन बोला गया, बैक्टीरियस बोला गया, सॉरी, बैक्टीरियस बोला गया कि बैक्टीरिया वाले एरिया से आए थे। अब इसमें बोला जाता है कि हिंद यूनानियों में सबसे पहले भारत में कौन आया? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस, डेमेट्रियस किसके टाइम पे आया? ये आपको अगर याद हो तो मैंने अभी बताया शुंग काल में, जो शुंग वंश के टाइम पे, शुंग वंश में जो पुष्यमित्र शुंग था उसके समय में ये पहली बार भारत में अटैक किया इन्होंने, और इनकी राजधानी इन्होंने अपनी बसाई थी तक्षशिला के ऊपर वाले एरिया में, इन्होंने अपनी राजधानी बसाई। फिर इनके डेमेट्रियस के बाद आपके और भी डेमेट्रियस द्वितीय भी आया इस टाइम में। लेकिन सबसे प्रतापी, अगर हिंदू यूनानी वन शासक के बारे में बात किया जाए, इंडो ग्रीक शासक की बात की जाए, सबसे प्रसिद्ध या प्रतापी शासक की बात की जाए, सबसे प्रसिद्ध कौन था आपको याद हो? मिनांडर। मिनांडर, मिनांडर के बारे में आपको, अगर इंडो ग्रीक शासक के बारे में चर्चा हो और मिनांडर की बात ना हो तो इंडो ग्रीक शासन काल अधूरा है। एग्जाम में यही मिनांडर से पूछा जाता है कि कहाँ, कौन सा यात्री था, ये कहाँ का रहने वाला था, यवन शासक था। इसके बारे में जानकारी मिलती है, इसका एक लेख है, इसने एक ग्रंथ लिखा मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो में इसने क्या लिखा है? बौद्ध भिक्षु थे एक आपके, बौद्ध भिक्षु, क्या नाम है? नागसेन, और इसके बीच में मिनांडर के बीच में संवाद दिखाया गया है, मिनांडर के बीच का वार्तालाप। मतलब क्या है? मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी बाद में बन जाता है, लेकिन उनसे, नागसेन से बहुत ज़्यादा वार्तालाप होता है, क्वेश्चन आंसरिंग होती है, एक दूसरे को समझने की, बौद्ध धर्म के बारे में क्या है, कैसे है, जब उसकी गहराइयों को वो समझते हैं तब वो बौद्ध धर्म अपनाते हैं। तो इसके बारे में इन्होंने, नागसेन और मिनांडर के बीच का जो वार्तालाप है, उन्होंने ग्रंथ लिखा मिलिंद पन्नो। तो पूछा जाता है इंडो ग्रीक किस शासक ने मिलिंद पन्नो लिखा है? मिनांडर ने, जिसमें नागसेन और इसके बारे में लिखा है। आपको एक चीज और याद रखनी है, इसके बाद एक शासक और हुए हैं इसमें, मिनांडर के बाद, इनका नाम याद रखेंगे, एंटियालकिड्स थे आपके हिंदी यूनानी, एंटियालकिड्स, एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स को नाम इसलिए याद रखना कि ये शुंग शासक,
भागभद्र, भागभद्र भी नाम मिलता है, कहीं कहीं भागवत भी मिलती है दरबार में। ये अपने राजदूत को भेजता है, क्या नाम है, हेलियोडोटस, हेलियोडोटस, हेलियोडोटस को भेजता है, ये विदिशा पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है बेटा, विदिशा। और विदिशा में क्या करता है, एक गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ बनवाता है, गरुड़ स्तंभ बनवाता है जो भागवत धर्म को समर्पित है, भागवत धर्म के होने के साक्ष्य मिलते हैं इससे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना था, इंडो ग्रीक में पहला आक्रमण कर किसने किया था, डेमेट्रियस ने। उसके बाद इस सबसे प्रतापी शासक मिनांडर है, मिनांडर ने मिलिंद पन्नो लिखी जिसमें बौद्ध धर्म, बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच में वार्तालाप को बताया गया। इन्हीं का एक शासक था एंटियालकिड्स जो अपने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोटस को भेजता है जो विदिशा में गरुड़ स्तंभ बनवाता है जिसको भागवत धर्म के बारे में जानकारी पता चलती है। इस तरीके से हमने पढ़ा इंडो ग्रीक। बहुत छोटा छोटा पोर्शन है, बहुत ज़्यादा लेंदी जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है हम बस उतना ही जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे आपके, गुप्त आएगा, गुप्तोत्तर आएगा, फिर आप मिडवल स्टार्ट करेंगे तो वो वाला पोर्शन से ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही है। तो इस पीरियड को हम छोड़ भी नहीं सकते और पढ़ाना तो पड़ेगा ही भाई। इसके बाद आपके आते हैं शक, शक को बोला गया सीथियन, सीथियन बोला गया। ठीक है, तो आपके इंडो ग्रीक के बाद शक आए। शक वंश का संस्थापक बताया गया है आपको, संस्थापक कौन था, मोगा या माउस, कहीं कहीं इसका नाम माउस मिलता है। तो ये पहले तो ये याद रखिए कि शक वंश का संस्थापक कौन है, भारत में कौन आया, पहली शक संस्थापना किसने की भारत में, मोगा या माउस। अब इस वंश की कई सारी शाखाएं थी, 5 शाखाएं बटी, वो अलग अलग चीज आपको नहीं जाननी है, लेकिन इस वंश का एक प्रतापी शासक है आपका गुजरात वाले एरिया का रुद्रदामन, रुद्रदामन, रुद्रदामन के बारे में अगर पढ़ना है, शक के जब भी शकों के बारे में अगर उल्लेख होगा तो रुद्रदामन का उल्लेख होगा। रुद्रदामन किस एरिया में है, गुजरात में, गुजरात के काठियावाड़ वाले जिले में। तो इसके टाइम में कुछ चीजें हुई जो आपको एग्जाम में पूछी सॉरी खांसी हो रखी है, तो कई सारी चीजें रुद्रदामन से रिलेटेड है, पहले हम समझेंगे फिर बताएंगे। तो जब मैं मौर्य काल पढ़ा रही थी तब मैंने इसको समझाया था कि रुद्रदामन का एक अभिलेख मिलता है। कौन सा अभिलेख था, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में क्या बताया था, ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, संस्कृत भाषा का पहला भारतीय अभिलेख है। ठीक है, तो पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट थी, संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है। वो किस शासक से रिलेटेड है, आपका रुद्रदामन से। एक पॉइंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब जूनागढ़ अभिलेख में हमने क्या क्या बताया था, किस चीज का डिस्कशन किया गया है, अगर मैं यहाँ सारे पॉइंट्स लिख दूं एक साथ, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है आपका, जूनागढ़ का किसका है, पहले तो ये याद रखिए रुद्रदामन का है, जूनागढ़ जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये आपको याद रखना किसका है, रुद्रदामन का। रुद्रदामन कहाँ है, गुजरात में। तो इसमें क्या उल्लेख बताया गया है कि जो सौराष्ट्र झील काठियावाड़ जिले में, काठियावाड़ जिला है, काठियावाड़ में एक सौराष्ट्र प्रांत है, सौराष्ट्र सॉरी सौराष्ट्र प्रांत के काठियावाड़ जिला है, सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र प्रांत के काठियावाड़, काठियावाड़ जो जिला है आपका में क्या हुआ है आपका, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील
इम्पोर्टेंट थी ना बहुत ज़्यादा। तो इस वाले रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में प्रॉपर बताया गया है कि किस किस शासक ने सुदर्शन झील को निर्माण करवाया, किसने जीर्णोद्धार करवाया, किसने नहरें खुदवाई। ये सारी जानकारी हमको रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलती है। और जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। ठीक है, इतना सी चीज़ें याद थी। अगर उनको रिकॉल करना चाहें तो पहली बार स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? मौर्य शासक मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य का राजदूत था, सॉरी राज्यपाल था कौन, क्या नाम था? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने सबसे पहले इसका निर्माण करवाया। ठीक है, पूछा जाता है किसने निर्माण करवाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने। सेकंड चीज आपको याद रखनी थी, इसी वंश का शासक था अशोक। अशोक के राज्यपाल था तुसास्प। इतना डिटेल पूछा नहीं जाएगा, अशोक ही काफी आपके लिए। तो तुसास्प के द्वारा इसमें नहरें निकलवाई गई। पूछा जाएगा कि किस शासक के टाइम में सुदर्शन झील में नहरें निकलवाई गई, तो अशोक के टाइम में। तीसरा शासक आप याद रखेंगे रुद्रदामन। रुद्रदामन का राज्यपाल है, एक व्यक्ति है सुविशाख से ये जीर्णोद्धार करवाता है, जीर्णोद्धार। फिर एक बार लास्ट में आप जब उसमें जाएंगे गुप्त में, तो एक शासक है स्कंदगुप्त के द्वारा भी इसका जीर्णोद्धार किया जाता है। जीर्णोद्धार। ठीक है, तो कुल मिला के जो सौराष्ट्र की जो सुदर्शन झील है, इसमें 4 राजाओं का योगदान है। ये सब जानकारी हमें कहाँ से पता चली? शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जो कौन था? पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख था। तो इस तरीके से हमने पढ़ा हिंदू यूनानियों के बारे में पढ़ा, यवन के बारे में पढ़ा, इंडो ग्रीक, जो आपके डेमेट्रियस के बाद मिनांडर आए, मिनांडर के बाद और जो भी आया। फिर इसके बाद हमने शकों में पढ़ा कि पहला संस्थापक मोगा और प्रतापी शासक बोला गया आपका रुद्रदामन। अच्छा, एक चीज और यहीं पे याद रखेंगे, इसी के टाइम पीरियड में एक उज्जैन में शासक था। उज्जैन का शासक था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के द्वारा क्या हुआ? मैंने बताया ना, शकों की 5 शाखाएं थी। तो एक मालवा के शक थे, मालवा के शकों को हराया उसने। शकों को पराजित करके क्या किया इसने? एक विक्रम संवत चलाया। विक्रम संवत पूछा जाता है, विक्रम संवत किसने चलाया? विक्रमादित्य ने। इसका डेट था 53 BC। तो ये वो विक्रमादित्य आप जैसे पढ़ेंगे गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय भी विक्रमादित्य थे, वो विक्रमादित्य नहीं है। विक्रमादित्य अलग राजा है, विक्रम नाम है जिसकी उपाधि विक्रमादित्य। इसने मालवा के शकों को पराजित करके विक्रम संवत चलाया था, जिसकी डेट थी 53 BC। इतना याद रखेंगे। इसके बाद अगला नेक्स्ट शासन आता है आपका पहलव। पहलव के बारे में आपको कुछ ज्यादा जानने की इंफॉर्मेशन नहीं है। ये ईरान से आए थे, पहली बात तो ये याद रखें, ईरानी थे। और दूसरी चीज, इनका संस्थापक कौन है? मिथ्रेडेट्स। ईरान से आए, पहली बात तो ये याद रखेंगे, ईरान के हैं। और संस्थापक है मिथ्रेडेट्स। संस्थापक हो गया मिथ्रेडेट्स। ठीक है, याद रखेंगे संस्थापक। इस वंश के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसका एक प्रसिद्ध शासक है इस वंश का, गोंदोफर्नीज। ठीक है, गोंदोफर्नीज को क्यों याद रखना है आपको? ये आपको ज्यादा जानकारी इंपॉर्टेंट है कि इसके टाइम पे पहले ईसाई संत आए आपके। कौन आए? सेंट थॉमस। किसके लिए आए? ईसाई धर्म के धर्म प्रचार के लिए।
धर्म प्रचार के लिए। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार भारत में, प्राचीन भारत में ईसाई धर्म के लिए आए कोई संत, सेंट थॉमस किसके शासनकाल में आए थे? पहला शासक गोंदो फर्नीस के टाइम पे आए। बस इतना ही याद रखना इस पोर्शन से, और कुछ नहीं है। संस्थापक मिथ्रेडेट्स हैं, गोंदो फर्नीस शासक है, जिसके टाइम पे सेंट थॉमस आते हैं ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। अब इसके बाद आपका एक शासन काल आया, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकियों से, कुषाण। कुषाण वंश के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। ये लोग चीन वाले एरिया से आए, इनको सूची कहा गया, सूची मिलता है इनके बारे में। और इनके बारे में क्या चीज जाननी इंपॉर्टेंट है, इनके संस्थापक कौन था? संस्थापक है इसका कुजल कडफिसस, कुजुल कडफिसस। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया ना पॉइंट, इंडो ग्रीक वाले में बताया था कि सबसे नहीं बताया तो फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय अगर किसी वंश को जाता है तो इंडो ग्रीक्स। पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने की मुद्राएं या सिक्के किसने चलाए? इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों ने। एक पॉइंट वहां याद रखेंगे। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना, शीशे के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? आपके सातवाहनों को। वहीं आप कुषाण में पढ़ेंगे सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए कुषाणों के काल में। और बाद में आगे जाके पढ़ेंगे सबसे ज्यादा सोने के सिक्कों के भंडार कहाँ से मिले, तो गुप्त काल में। तो अलग अलग अवधारणाएं। संस्थापक कुजल कडफिसस है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना गया है? वास्तविक संस्थापक माना गया है आपका बिम कडफिसस। बिम कडफिसस। इनका जो एरिया था, राजधानी बोल दीजिए, पेशावर से लेके मथुरा तक इनका फैला हुआ था। पेशावर, मथुरा, ठीक है, कश्मीर वश्मीर सब इनके अंडर में आता था। तो इस काल में सबसे प्रतापी शासक कुजल पहला संस्थापक कुजल कडफिसस है, लेकिन वास्तविक संस्थापक बिम कडफिसस को माना गया। और इसने क्या किया? सोने के सिक्के चलवाए थे, सोने के सिक्के। और इसके सिक्के पे एक चीज और मिलती है, शिव नंदी पार्वती की मूर्ति के चित्र मिलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? ये हिंदू धर्म, शैव धर्म को मानने वाले थे। ये थोड़ी सी अवधारणा निकली नहीं। अब इसके बाद इस वंश का एक प्रतापी शासक हुआ, बीच में बहुत कुछ आया, लेकिन वो सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इतना सारा डिटेल पढ़ेंगे तो कैसे कर पाएंगे आगे एग्जाम में। तो इसके बाद एक प्रतापी शासक के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, कनिष्क। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक अगर कोई था तो कनिष्क था। कनिष्क के बारे में कई सारे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि बौद्ध धर्म का न्यायी था, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, ठीक है। और इसके टाइम पे क्या हुआ था? इंपॉर्टेंट चीज, फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध संगीति बताया था ना, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसमें क्या हुआ था? कहाँ हुई थी चौथी बौद्ध संगीति? कुंडलवन। कहाँ? ये कश्मीर में। और शासक अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। और इसी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? हीनयान व महायान दो भागों में बट गया था। महायान, हीनयान महायान के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि हीनयान महात्मा बुद्ध को महान पुरुष मानते थे, मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं थे। हीनयान वाले, महायान वाले इसकी पूजा करने लगे थे, देवता मानने लगे। इसी के बाद हमने इसमें कनिष्क में पढ़ेंगे, कनिष्क के द्वारा एक संवत चलाया जाता है 78 ईस्वी। इसको बोला गया शक संवत। शक संवत, ये अगर आप कुषाण पढ़ रहे हो, कनिष्क पढ़ रहे हैं और शक संवत नहीं पढ़ रहे तो बेकार है कुषाण पढ़ना। आपको ये पता होगा हमारे देश का, भारत का जो कैलेंडर है वो कौन सा है, किस पे आधारित है? शक संवत पे आधारित है। तो भारतीय कैलेंडर का किस कैलेंडर पे आधारित है? हमारे भारत का कैलेंडर शक संवत पे आधारित है। उसकी डेट क्या है? 78वीं ईस्वी। और किस शासक के द्वारा चलाया गया बेटा? कनिष्क के द्वारा चलाए गए। पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुषाण वंश का। और इसके टाइम पे हीनयान महायान दो भागों में बट गया, चौथी बौद्ध संगीति हुई। इसने राजधानी पेशावर, मथुरा बनाई। और इसके बारे में, कनिष्क के बारे में हम लोग को क्या जानना चाहिए? कनिष्क के दरबार में बहुत सारे लोग थे, जैसे चरक थे, चरक संहिता लिखी इन्होंने। नागार्जुन थे,
आर्यभट्ट थे, बहुत सारे विद्वान इनके दरबार में रहते थे। अश्वघोष थे जिनकी सौंदर्यानंदन बुक थी। और इसके दरबार में इन्होंने एक बहुत सारी चीजें की, जैसे कि इन्होंने सिल्क रूट का निर्माण कराया। सॉरी, सिल्क रूट क्या था? ये चीन से लेके मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक के मार्ग को जोड़ता था। भारत सिल्क के व्यापार के लिए एक रास्ता बनाया था इन्होंने, जो चीन से जाते हुए भारत, पेशावर होते हुए आपका मध्य एशिया होते हुए यूरोप को कनेक्ट करता था। तो पूछा जाता है कि किस कुषाण शासक के काल में सिल्क रूट का निर्माण हुआ? तो कनिष्क के बारे में और क्या आपको जानना चाहिए? कनिष्क के बारे में आपको जानना चाहिए, पहला तो शक संवत याद रखेंगे, और इन्होंने सिल्क रूट चलाया। हाँ, इसके टाइम पीरियड में दो कला शैली विकसित हुई, जो गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। तो गांधार कला शैली के बारे में आपको याद रखना है, गांधार व मथुरा कला शैली का उदय विकास किसके टाइम पे हुआ है? आपके कनिष्क के टाइम पे। ये कनिष्क के बारे में आप लोग याद रखेंगे। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे लोग थे। गांधार कला शैली में, मथुरा कला शैली अलग अलग चीज़ें हैं। इनमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा, आपका पूरा मौर्योत्तर काल पढ़ा। मौर्योत्तर काल में हमने अलग अलग डायनेस्टी पढ़ी। उनसे बस आपसे सिंपल पूछा जाता है कौन सी डायनेस्टी का कौन संस्थापक था, कौन अंतिम शासक था। एक बार रिकॉल करेंगे। पहला शुंग वंश आया जिसका संस्थापक था पुष्यगुप्त, अंतिम शासक था देवभूति। फिर आया आपके कर्ण वंश, संस्थापक था आपका वासुदेव, अंतिम शासक था सुशर्मन। फिर आए सातवाहन का संस्थापक था आपके सिमुक, और अंतिम शासक कौन नहीं, विजय के बारे में मिलता है। फिर आपके आए भारत में आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण। पहले थे आपके हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक, जिसमें डेमेट्रियस पहला आक्रमणकारी था। फिर इसका एक प्रतापी राजा था मिनांडर, उसके बारे में बताया। फिर शक आए, शक में बताया मोगा या माउस संस्थापक था, और इसी के टाइम पीरियड में रुद्रदामन के बारे में बताया। फिर आपके पहलव के बारे में बताया कि मिथ्रेडेट्स संस्थापक था। गोंदो फर्निस प्रसिद्ध शासक था, जिसके टाइम पीरियड में सेंट थॉमस पहले ईसाई संत आए भारत में धर्म के प्रचार के लिए। फिर हमने पढ़ा कुषाण के बारे में। कुषाण कौन थे? आपके कुजुल कडफिसेस संस्थापक थे, और बिम कडफिसेस वास्तविक संस्थापक माना गया। और सबसे प्रसिद्ध शासक आपके कनिष्क के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है शक संवत, जो 78वीं ईस्वी में चलाया गया। भारत का जो आपका संवत है, कैलेंडर है, वो यही सी कैलेंडर पे आधारित है। सिल्क रूट बनाया, चौथी बौद्ध संगति हुई। तो इस तरीके से हमने पोस्ट मौर्य पीरियड पढ़ा। अब हम इसके टाइम पीरियड के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस पीरियड में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किस शुंग शासक ने की? देखो मैंने बताया ना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, बस वही बताऊंगी। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सातवाहन वंश का संस्थापक है आपका सिमुक है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि सातवाहनों ने अपने स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया। किसके अंदर काम किया था? ये मौर्य वंश के बाद ही तो नहीं सॉरी, ये आपके आए हैं सातवाहन, आपके मौर्यों के अंदर ही आए हैं। मौर्यों के ही इनके स्थानीय शासक थे ये लोग। इसके बाद आपका निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण शासक जिसने बौद्ध बन गया, कनिष्क, जिसके टाइम पे क्या हुआ है? चौथी बौद्ध संगति हुई है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन बौद्ध बन गया था? कनिष्क। फिर बोला गया सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन या इंडो ग्रीक बोला गया। आंसर ये हो गया। मैंने देखो सोने की मुद्राओं को लेके क्या क्या बताया। सर्वप्रथम किसने चलाई है? ग्रीक्स ने, इंडो ग्रीक ने चलाई सबसे पहले, इन्हीं को बैक्ट्रियन बोला गया। और शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? शुद्ध सोने के चलाए कनिष्क के टाइम में। सॉरी, आप कुषाण लिखिए, केवल कुषाणों ने सबसे शुद्ध चले। और सबसे अधिक मात्रा में अगर पूछे जाएंगे, सबसे अधिक भंडार सबसे ज़्यादा किसके टाइम में चले हैं, तो वह आगे के पीरियड में बताएंगे हम, गुप्त ने। तो सबसे पहले किसने चलाया? इंडो ग्रीक। कुषाण ने शुद्ध चलाया और सबसे ज़्यादा गुप्त में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मैंने बताया ना कनिष्क के टाइम में मथुरा शैली और गांधार शैली का उदय हुआ। तो मथुरा संग्रहालय बहुत प्रसिद्ध स्थल था कनिष्क के टाइम पे, तो मथुरा संग्रहालय इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए? शुद्ध सिक्के की बात देखो बेटा, वही क्वेश्चन आ गया आपका, कुषाण, पहली बार इंडो बैक्टीरियन या आपके इंडो ग्रीक बोलेंगे, हिंद यवन शासक बोलेंगे, तीनों एक ही है और सबसे पहले चलाए, ठीक है। और सबसे ज्यादा शुद्ध किसने चलाए हैं? आपके कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो मैंने बताया उसके दरबार में बहुत लोग थे, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन ने बुक लिखी है ना, अश्वघोष ने सौंदर्यनंदन लिखी, इन्होंने अलग अलग बुक्स लिखी हैं। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि? ये क्वेश्चन मैंने बताया, ये पॉइंट बताना भूल गई। सातवाहन, तो सातवाहन डायनेस्टी के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, सातवाहन वंश का स्थापक सुमुख था, हाल था उसके टाइम में एक शासन, गौतमीपुत्र सातकर्णी था, यज्ञदत्त था। तो इसी टाइम में पहली बार एविडेंस मिले हैं कि भूमि को दान करने के साक्ष्य अगर किसी काल में पता चलते हैं तो सातवाहन है। पूछा जाएगा प्राचीन भारत में सर्वप्रथम भूमि दान के साक्ष्य या उल्लेख किस वंश के द्वारा किया गया? तो सातवाहन डायनेस्टी है, ठीक है। एसएससी का क्वेश्चन है ये आपका। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण थी? इंडो ग्रीक, क्यों ग्रीक के और इसका मिश्रण थी ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? तो पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर था, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीयों में महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? सिल्क रूट जो बताया ना अभी, कनिष्क। एसएससी का क्वेश्चन है, देखो बेटा ये कनिष्क के सिल्क रूट से आप लोग याद रखेंगे, कनिष्क को सिल्क रूट किसने चलाया? कनिष्क ने। अब शक संवत को किस सम्राट के द्वारा 78वीं ईस्वी में चलाया गया? देखो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कनिष्क बताया ना, भारत का कैलेंडर किस पे आधारित है? आपके शक संवत पे। शक संवत किसने चलाया है? आपके कनिष्क। दिमाग में बैठा लीजिए, कनिष्क, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की राजधानी क्या है? पैठन या प्रतिष्ठानपुर, जो कहाँ थी? गोदावरी नदी के तट पे थी, गोदावरी नदी के पास थी, ठीक है, गोदावरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणकारियों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? तो इंडो ग्रीक बताए ना, ग्रीक ने किया, फिर शक आए, फिर पहला पर्थियन आए, पर्थियन पहला भी है, फिर लास्ट में कुषाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल के पश्चात किसने आक्रमण किया? रिपीट क्वेश्चन है, ग्रीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा, पोस्ट मौर्य पीरियड के बारे में पढ़ा, जिसमें पुष्यमुत्र शुंग वंश से लेके कर्ण वंश, कर्ण के बाद सातवाहन, फिर हमने आक्रमणकार पढ़े जिसमें इंडो ग्रीक, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर आपके कुषाण आए। इस तरीके से हमने 7 साम्राज्यों के बारे में, डायनेस्टियों के बारे में पढ़ा। इस पीरियड से आपको इनकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये प्राचीन भारत की सीरीज समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो। थैंक यू।